हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के क्वेश्चन संख्या 51 से लेकर 100 तक चलेंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है। अब इस पे हम लोग बड़े विस्तार से बात करेंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि लूसेंट महाराज का कोई योगदान ज़्यादा है नहीं, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगले जो 50 प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इसमें लगभग 28 से 30 प्रश्नों का उत्तर आपको लूसेंट महाराज में मिल जाएगा। कभी भी आप उस किताब को ऐसे मत लेके चलिए कि वो आपका पूरा पेपर सॉल्व करवा दे। अगर एक किताब जिसके सिर्फ आपको 200 पेज ही पढ़ने हैं, वो 200 पेज अगर आपको कम से कम 40 से 50 प्रश्न देने जा रहा है, तो फिर इससे बड़ा कलेक्शन आप क्या चाहते हैं। आप चाहे पूरे साल भर नोट्स बनाते रहिए, तब भी आप इतना डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते जितना लूसेंट के अंदर डाटा है। वो डाटा मित्रों आपकी एलिमिनेशन टेक्निक को बिल्डअप करता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हीट वेव के बारे में ये प्रश्न था कि भाई मैदानी क्षेत्रों में 30 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 40 डिग्री। अब आप ऐसे बहुत सारे टेम्परेचर के आपको आंकड़े लूसेंट की ज्योग्राफी में भी मिल जाएंगे, जिससे आपका एक कॉमन सेंस बिल्डअप होगा कि भाई आपको कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, किस प्रश्न को आपने चूज करना है। तो आइए इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोर्स आपको फॉलो करने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा गड्ढा जो हॉल है ना, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आखिर वो क्या है। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। पैरुसल जीएस को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे आप मित्रों लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे लगातार आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स या कमियां होती हैं, उन पे लगातार आपको वीडियो देखने को मिल रही है। आज हमने मैप रीडिंग की एक वीडियो अभी अपलोड की थी चैनल पे, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप जरूर देखिए। वो आपकी आंसर राइटिंग को एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को साइन किया? बिल्कुल करंट अफेयर का सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी भारत सरकार आपके किसी भी देश के साथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कोई सौदा या समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सिंपल सा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। आगे देखिए, ये करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन देखिए। सहज भाषा अधिनियम जो आपका प्लेन लैंग्वेज एक्ट है, ये न्यूजीलैंड का है। ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है। दुनिया के पहले पादप जो प्राकरण होते हैं, इनमें टिलियाडेम्बिड्स कहा जाता है। तो इनके संदर्भ में जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए हैं? तो ये रूस में पाए गए हैं। ये करंट अफेयर का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये जनरली मैगजीन में नहीं दिखाई दिया था। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। ओशन कंजर्वेशन से जुड़ी हुई है, महासागर के सुरक्षा मानकों से जुड़ा हुआ ये लिस्बन आपका घोषणा है। ये आपका करंट में थोड़ा चर्चा में रहा था, क्योंकि आपका जो लिस्बन घोषणा वाला इसलिए चर्चा रही क्योंकि महासागर पे आपका इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। और ये करंट का थोड़ा सा ये है कि क्वालिटी ऑफ करंट अब कहीं ना कहीं बीपीएससी ने पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका घोड़ा। देखिए, बैल, हाथी ये मोहरों पे मिला है। अब आप कहेंगे कि घोड़े के कई सारे अस्थि पंजर मिले हैं, जैसे कि लोथल में। अब देखिए, व्यापार के स्तर पे अगर वो कहीं कहीं पर कुछ ऐसे मोहरों पे साक्ष्य मिलते हैं तो अलग बात है, लेकिन उस तरह के एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं मिलते कि भाई घोड़े का वो लोग इस्तेमाल भी करते थे। ज़्यादातर बैल, हाथी ये सारे जानवरों के आपको साक्ष्य वहाँ पर बार बार मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो देखिए, कुतुब मीनार, लाल किला ये हैं आपके, इंडिया गेट नहीं है। अब यहाँ पर आप ये भी कॉमन सेंस लगा सकते थे कि यूनेस्को के द्वारा जो सबसे ज़्यादा वरीयता प्राप्त आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, उन्हें हमेशा आपका देखेंगे यूनेस्को की साइट में रखा गया है। जैसे कुतुब मीनार काफ़ी चर्चित है और बहुत पुरानी है। लाल किला जहाँ देखिए बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक इसकी कि महत्व है, तो ये तो आपका होगा ही। इंडिया गेट है, तो यहाँ आप थोड़ा सोच सकते थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर तुक्का भी लगाना होता तो स्मार्ट तुक्का आपका सी और डी की तरफ ही जाता, लेकिन ए बी की तरफ आपका नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है आपकी कुतुब मीनार और लाल किला की। भारतीय संविधान में देखिए मित्रों, जब भी आप क्वेश्चन को चूज करते हैं, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यही आपका कॉमन सेंस है। जैसे यहाँ पर आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर देना था, तो यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस है वो यही होता कि भाई कुतुब मीनार और लाल किला का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वहीं इंडिया गेट इसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्टोरिकल लेवल पे आपका इसका जो इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं कुतुब मीनार, लाल किला हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन या तो सी या फिर डी, इसी ऑप्शन के आसपास रहना चाहिए था। जब आप 50-50 में अपने प्रश्नों को भी टिक करते हैं, तो लगभग लास्ट में मान के चलिए
कि 25% के आसपास का आपको मुनाफा होता है। अगर आपने इस तरह से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो लगभग 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यही आपको बेहतर बनाता है दूसरे विद्यार्थियों से। इसी को कहते हैं कि भाई रिस्क टेकिंग जो क्षमता होती है वो बिल्डअप होती है जब आप लगातार एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा, सिंपल क्वेश्चन, आयरलैंड लूसेंट में भी है। अब देखिए सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना, ये भी लूसेंट में है आपका 1975, 36 आपका अमेंडमेंट था और ये भारत का 22वां राज्य बना है। देखिए सिक्किम आपका भारत का 22वां जो है वो राज्य बना है। आपका 36 अमेंडमेंट है, इसी के तहत स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में 371F में इसको रखा गया है। 371F में भी इसके स्पेशल प्रोविजन है। बाकी दो चीज़ें याद रखिए, यहाँ पर दो बहुत ही फेमस, जैसे कि जेमू हो गया और आपका रथोंग हो गया, ये दो ग्लेशियर हैं जहाँ से तिस्ता और रंगीत, ये दो नदियाँ आपकी जो है सिक्किम से निकलती है। तिस्ता, रंगीत, ये दोनों को याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों नदियाँ। इसके बाद देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो ये करंट में बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अक्सर अगर आपने कभी भी स्टॉक्स वगैरह मार्केट देखी होगी या फिर जब भी आप बात करते हैं तो हमेशा डॉलर और ये 3-4 करेंसियों की बात होती रहती है। तो किसी भी व्यक्ति ने अगर थोड़ा बहुत भी नेट पे पैसा कन्वर्ट करके देखा होगा कि भाई हमारे पैसे की कितनी वैल्यू है, एक मतलब कि आपके $1 में कितना रुपया है, 1 पाउंड में कितना, जिसने भी ये देखा होगा उसने क्वेश्चन को टिक किया होगा। बाकी कईयों ने इजी क्वेश्चन मान के इसमें अपना ईगो दिखाई होगी और इस प्रश्न में अपना $US या यूरो वगैरह टिक कर दिया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको, अगर आपको ये चीज़ आती है तब है, नहीं तो आपको इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न में तीनों ही करेंसियों में आपको एग्जैक्ट आइडिया लगना बहुत टफ है कि इसका आखिर प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 60 को देखिए। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त करना है? तो ये प्रश्न आपका बिहार बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि भाई बीपीएससी के द्वारा जो आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो पूरी डील हुई थी 2040 तक हुई थी कि भाई 2040 तक कार्बन मुक्त किया जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। आगे देखिए मित्रों, भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार का निर्माण बहुत कॉमन है। स्तूप तो आप जानते हैं कितने सारे स्तूप हैं, ठीक है, अशोक से लेके सबके, बौद्ध धर्म का बहुत जनरल क्वेश्चन है। अब ये देखिए जो सुजनी है आपकी, बिहार में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार का कढ़ाई वर्क है, जीआई वाली साइट है आपकी सुजनी। तो सुजनी आपकी एक प्रकार की कढ़ाई है। अब देखिए यहाँ पर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि यह बिहार में वर्तमान बांका जिले में है। तो बांका नहीं, यह भागलपुर है और इसकी स्थापना गोपाल नहीं धर्मपाल ने की थी। बाकी वज्रयान और आपके खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये पूछ रहा है कौन सा गलत स्टेटमेंट है? तो भाई पहला और दूसरा ही गलत है, तो सी, ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत होंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या क्या आया? तो देखिए पहला ये है कि भाई उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ठीक है, तो ये आपका पानीपत के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो बारूद का आगमन तो पहले हो चुका था आपका, ठीक है, और क्षेत्र में वास्तुकला, मेहराब और गुंबद, जो आर्क और डोम है, ये भी पहले से ही मतलब चलन में थे आपके सल्तनत काल से ही। और प्रदेश में तैमुरिद राजवंश की स्थापना हुई। तो तैमुरिद जो आपका राजवंश है इसकी स्थापना हुई है, क्योंकि ये आपके मातृ पितृ पक्ष से तैमूर से जुड़े हुए थे। और युद्ध में तोपों की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। ऊँटों पे ही आपकी 40 तोपें इस्तेमाल की गई थी जो चारों दिशाओं में घूम जाती थी। तो तीसरा और चौथा सही है, और पहले वाले दोनों स्टेटमेंट आपके इनके संदर्भ में गलत है, जबकि वैसे आपकी जो आर्क और डोम है, मेहराब, गुंबद और बारूद, ये बाबर से पहले आ चुका था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? सूरत। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। बहुत ही सिंपल से हिस्ट्री के प्रश्न है मित्रों यहाँ पे, लेकिन कुछ प्रश्न इस तरीके के थे जहाँ पर विद्यार्थियों ने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी, और उनमें इकोनॉमी सर्वे सबसे बड़ा है। अब बोधिसत्व के पद्म पाणि की पेंटिंग कहाँ से मिलती है? तो ये अजंता में है आपकी पद्म पाणि की पेंटिंग। इसके बाद देखिए भाई, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो फाहियान आप बताइए हर्ष के टाइम पे था कि ये आपके चंद्रगुप्त के टाइम पे था? ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो पहला तो आपका सीधा गलत है। अब वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को अदला बदली कर दी गई है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। बहुत ही कॉमन सिंपल सा प्रश्न है। अब आगे प्रश्न देखिए, चरक। तो चरक क्या थे? चरक हमेशा आपको पता है चरक संहिता चिकित्सा से जोड़ी जाती है। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो ये गणित,
ठीक है। और वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर हमेशा ही ज्योतिष से जोड़ा जाता है। विशाख दत्त क्या थे? मुद्रा राक्षस, नाटककार। तो ये मित्रों बहुत ही सिंपल इतिहास के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। इवन आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर लूसेंट में मिल जाएगा। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो बलबन ने, क्योंकि वो वहाँ के अफराशियाब जो वंशज था उससे खुद को जोड़ के खुद को श्रेष्ठ दिखाता था। कई बार कहता था कि जब भी मैं किसी नीच व्यक्ति को देखता हूँ तो अपने आप मेरे हाथ जो है तलवार की मुट्ठी पे चले जाते हैं। तो इस तरह से दरबारियों में अपना दमखल दिखाना, अपने आप को श्रेष्ठ कास्ट का दिखाना, इस तरह से वो अपने आप को मतलब फारस के बड़े राजवंशों से जोड़ के खुद को हमेशा ही मतलब एक तरह से अपने अंदर देवताओं वाली भावना लाना चाहता था कि बाकी लोग उसके माने कि भाई जो अल्लाह है उसने उसको मतलब राइट दिया है, वो बंदा जो है अल्लाह की उस पर मेहर है कि भाई वो आपका शासक रहे और आप विरोध वगैरह ना करें। तो इस तरह की ये चीज़ें जो थी राजा के द्वारा, जिसको देवीय सिद्धांत कहा जाता था, कई सारे राजवंशों के द्वारा इस तरह की प्रथाओं को चलाया जाता था। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में ही इनका सबसे ज़्यादा प्रचार रहा है। या वुड के 1854 के प्रेक्षण के संबंध में, तो मित्रों नाथपंथी, सिद्ध आपने, योगी, ये हिंदी साहित्य में भी पढ़ा होगा। जाग मशंदर, गोरख आया, इस तरह के बहुत सारे आपने स्टेटमेंट सुने होंगे। 9 लाख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसा मन ले जोगी भीतर बसे उजियारा वगैरह, जैसे कई सारे आपने स्टेटमेंट यहाँ पे सुने होंगे। तो ये नाथपंथी, सिद्ध, योगी, ये सारे उत्तर भारत के क्षेत्र में ही ज़्यादा मतलब एक्टिव है। और अभी भी हरियाणा के क्षेत्र में बहुत सारे योगी वगैरह आम बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ लेकर टहलते रहते हैं। तो ये आप सिंपली उत्तर भारत के क्षेत्र में ही नाथपंथियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। इवन आपने नानक से भी, गोरखनाथ, इन दोनों से जुड़े हुए कई सारे किस्से भी सुने होंगे। वुड के 1854 के प्रेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, ठीक है। इसने महिला शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। दोनों स्टेटमेंट आपके कॉमन है, सही है। मैथिली भाषा का विकास, कर्नाट राजवंश, बहुत कॉमन क्वेश्चन है बिहार के स्पेशल का। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी था? राजगृह, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला कि लॉर्ड लेटन द्वारा अधिनियमित किया गया था 1878, बिल्कुल सही। इसे गैंगिंग अधिनियम कहा जाता है, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। लॉर्ड मेयो के बारे में अगले आपके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में, इसने केंद्रीय प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान केंद्रित किया। तो देखिए सारे ही आपके यहाँ पर कॉमन से स्टेटमेंट हैं और ये आपके चारों स्टेटमेंट सही हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार कामंदक ने लिखी थी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फुतुहात आलमगीरी, ईश्वरदास नागर, ये आपको लूसेंट के अंदर सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे मित्रों। लूसेंट के इतिहास में जाके फुतुहात आलमगीरी को देखिए, ईश्वरदास नागर, नीतिसार कामंदक दे रखा है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा, समुद्रगुप्त के साथ इन्होंने बातचीत की थी? ये आपको किरण कॉम्पिटिशन में आंसर मिलेगा। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये और बहुत कॉमन फैक्ट है। अभी तक हिस्ट्री में बहुत चैलेंजिंग कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगर आपने यहाँ भी 4 से 5 प्रश्न गलत किए हैं तो फिर किस तरह से मित्रों आपका सिलेक्शन होता। अब यहाँ पे देखिए, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे, अब देखिए तीसरी और सबसे बड़ी मीठे पानी की, देखिए वर्ल्ड के फ्रेश वाटर की अगर हम लेक की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में सबसे बड़ी आपकी कौन सी है? सबसे बड़ी आपकी है सुपीरियर, ठीक है। लगभग 82,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है मीठे पानी की, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी आती है 68,000 के आसपास विक्टोरिया, ये सेकंड है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सीधा गलत है। दूसरा, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, चलो ठीक है, कॉमन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो गलत है, गलत स्टेटमेंट आपका पहला, ये तो सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट है कि इसकी सीमा आपके 4 देशों, तो 4 देश नहीं है, तंजानिया, युगांडा, केनिया, इसका कट याद रखिए, कट, ठीक है। तंजानिया में कट है, तो यहाँ रवांडा नहीं है, रवांडा इन्होंने एक्सेसिव आंकड़ा दे रखा है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला गलत है। फिर है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, युगांडा की जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो मित्रों यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 1 और 3 जो है रॉन्ग है, और ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है, तो हम 1 और 3 का चुनाव करेंगे। देखिए कई बार आप स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं लेकिन लास्ट में ये वाली जो पूंछ है ना, क्वेश्चन टेल, ये नहीं पढ़ते। आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। कई बार एग्जामिनेशन में जब आपको पेपर को कंप्लीट करने का दबाव होता है तो आप ये वाले शब्द को छोड़ देते हैं, ये बहुत ही गलत हो जाता है मित्रों,
ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, बहुत ही कॉमन, और इस समय सभी हम लोग हीट वेव से पीड़ित भी हैं। देखिए, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्र का 40 डिग्री होगा तो भैया उसको हीट वेव बोलेंगे। पहले एक बात बताइए, गर्मियों में सभी लोग शिमला, मनाली और नैनीताल घूमने जाते हैं, क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे जितना ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर आपका डाउन होता रहेगा। ठीक है। अब ये बताइए भाई, मैदानियों में 30 है और पहाड़ी क्षेत्र में 40 रखा हुआ है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री के आसपास और पहाड़ी क्षेत्र में तो भाई 30 डिग्री टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है। 40 डिग्री तो झेल ही नहीं पाएगा पहाड़, पूरे ग्लेशियर आपके मेल्ट हो जाएंगे। तो सीधी बात है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आंकड़ा है। और तथ्यों को यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने ये एक चीज़ यहाँ नोटिस की है, लगभग 7 से 8 प्रश्नों में ना डाटा कोई बाहर नहीं रखा है, बस डाटा जो है दोनों स्टेटमेंट का एक्सचेंज कर दिया है। सिर्फ डाटा एक्सचेंज करने में ही प्रश्न को सही गलत कर दिया है। और यहीं पर अगर आपने दिमाग को शांत नहीं रखा और बहुत ज़्यादा दबाव ले लिया इस परीक्षा का, तो मित्रों ऐसे में आपकी जो परीक्षा है वो आपसे क्लियर नहीं होगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस तरह से आपका डी स्टेटमेंट यहाँ पे सही चला जाएगा। आइए आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मित्रों सारे ही ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली सॉल्व हो रहा है, बहुत इजीली आप इस प्रश्न के पेपर में 100 के आंकड़ा पार कर सकते थे। अब आगे देखिए प्रश्न, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ऑप्शन ए में आपका जो है वो आपके क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये आपका जन्म स्थान इनका इटली है, और वहीं जैक्स कार्टियर जो हैं आपके ये फ्रांस के हैं, और वहीं आपके फ्रांसिस ड्रेक जो हैं ये आपके यूके के हैं, और आपके फर्डिनेंड मैगलन ये आपके हैं पुर्तगाल के। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, यूएई का ये क्वेश्चन है, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब ये यूएई की रियासती राज्य पूछ रहा है, ठीक है, जो उसके रियासती राज्य हैं उन 7 का नाम पूछ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पहले क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं आता, जिसमें इन्होंने आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, ठीक है, आपके अल केन और फुजरा और रास अल खेमा, ये जो नाम दे रखे हैं ये हमें नहीं पता थे कि ये आंसर है। अब दूसरे में चलिए, दुबई, शारजा, अजमान, जेद्दा, कुवैत, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि भैया बहरीन तो ऑलरेडी जो है आपका, जो बहरीन है वो तो पहले से आपका एक अलग देश है। तो मित्रों यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकल रहा है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया कि भाई ठीक है, पहले हमें आंसर नहीं आता। अब दूसरे में देखिए, दुबई, शारजा, अजमान, जेद्दा, कुवैत, बहरीन, तो भैया बहरीन तो यूएई के पड़ोस में एक अलग देश है, तो ये इसका रियासती राज्य कहाँ से हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब फिर इन्होंने दे रखे हैं यहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट। अब आप इसमें देखिए, जो रियाद है ये सऊदी अरेबिया का शहर है, दमम हो गया ये तेल क्षेत्र है आपका सऊदी अरेबिया का, तो यूएई में कहाँ से आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा सिटी की हल्की सी भी जानकारी होती तो आप तुरंत ये वाले ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट कर देते। बहरीन भैया देश है, तो 2 ऑप्शन तो आपके सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आंसर आपका ए ही बचता है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से निकाल सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, अब आगे प्रश्न में चलते हैं। सुवर्ण रेखा नदी निम्न में से किस गांव से निकलती है। अब इन्होंने गांव के स्तर का आंकड़ा आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भाई जो आपका झारखंड के प्लेट्यू के रीजन की सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे आपको खुद पता है कि स्वर्ण रेखा नदी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि ये आपका लगभग ये पूरा जो आपका झारखंड का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल है, और यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ पर आपका इस पर आपका जलप्रपात हो गया, हुंड्रू वगैरह, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र 470 किलोमीटर का ये कवर करती है प्लेट्यू रीजन में, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। तो रांची के आसपास ये आपका जो है नगरी जो है क्षेत्र है, साइट है, यहाँ से ये निकलती है। थोड़ा सा हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ये साइट जो है बहुत डेंस दी है। इस तरह का प्रश्न जब आपको ना आए तो आप इस पर ईगो क्लैश नहीं करना है, आपने इस तरह के प्रश्न को छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो टिक करिए, और नहीं तो आपको यहाँ पर ब्लाइंड गैस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और भी आपके पास प्रश्न है सॉल्व करने के लिए। अब आगे आइए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। तो आपका जो वाल्मीकि है और आपका भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपके दोनों जो हैं ये आपके बिहार में है। अब दुधवा तो आपको पता ही है कि दुधवा जो है पीलीभीत आपका यूपी में है, तो ऑप्शन 2 आपका जहाँ जहाँ पे है आपको इसको सीधे एलिमिनेट कर दीजिए। और गजनेर वन्य जीव अभयारण्य भी आपका बिहार में जो है आपका यहाँ पे नहीं है, जबकि भीम और वाल्मीकि आपका है, तो 1 और 4 ऑप्शन आपने टिक कर दिया। अब अगले ऑप्शन में देखिए, गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में है भाई। पहला स्टेटमेंट है कि गंगा नदी की डॉल्फिन में आपकी IUCN की रेड लिस्ट के तहत इसे लुप्त प्राय जीव के वर्गीकृत किया गया है, तो पहला सही है। दूसरा, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह आपका इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है, मतलब सोनार सिस्टम इसका एक्टिव है, और इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में रखा गया है। तो चारों स्टेटमेंट कॉमन इसके बारे में दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट आपके सही है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। नारायणी के नाम से जाना जाता है इसे। लूसेंट के अंदर इसका आंसर है नारायणी गंडक। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना है बहुत चर्चा में। जमुई,
त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है गंडक से होता है, बहुत कॉमन पॉइंट है, इम्तियाज़ सर की बुक को पढ़िए बहुत अच्छे से। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, ठीक है। अब किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, तो भाई वहाँ भी ये सेम पाए जाते हैं, दोनों क्षेत्र अलग हुए, तो ये इसकी सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। अब यहाँ पर आपको बताना है, तो पहला जो है, पहले वाला स्टेटमेंट है धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो इसका आंसर है कि सबसे पुराना, ये आपका जो सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली, तो ये आपका क्या है, विंध्यन चट्टान प्रणाली आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट वगैरह यहीं पे मिलता है। फिर आपकी क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी में क्या होगा, तो ये हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जो मिट्टी आदि के जमाव हैं वो आपके इसी में क्वाटरनरी वाले में है। फिर है आपका तृतीयक चट्टान प्रणाली है, तो इसमें आपका पश्चिमी जो चंपारण जिला है वो इसमें कवर होगा आपके तृतीयक वाले में, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन टफ था, लेकिन अगर आपने थोड़ा भूगर्भिक संरचना बिहार के संदर्भ में पढ़ी है, इम्तियाज सर का आपने चैप्टर पढ़ा है, तो बहुत इजीली आप इसमें आपके जो ये जो चैप्टर है हिमालय वाला और ये पश्चिमी चंपारण वाला, बहुत इजीली आप इसको क्लिक करके अपना आंसर निकाल सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव आदि 21 द्वीप शामिल है। तो मन्नार की खाड़ी है भैया, यहाँ पे जो 21 द्वीप की बात की है इसने। टफ क्वेश्चन है, आप इसको अपने ईगो पे रिस्क नहीं लेना था। अगर आपको सीधे सीधे क्लियर हो रहा है तो आपको सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए था। आइए मित्रों आगे प्रश्न करते हैं। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब भी आप पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो समय आपका बढ़ता है। 15 डिग्री पे जाके आपके 1 घंटे का अंतर आ जाता है। अब 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से अब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ है, तो 15 का भाग दे दीजिए, 6 घंटे और होगा, 6 PM हो रहा है टाइम। बहुत सिंपल वे है, हमेशा पूर्व की तरफ बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ उसके घटेगा आपके ग्रीनविच के। और 4 डिग्री आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि भाई 15 मिनट में आपका सीधा मतलब एक डिग्री आपका जो है 4 मिनट के आसपास है, तो आपके 15 डिग्री पे 1 घंटे 60 मिनट के बराबर है। तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए पहला है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस, तो भैया प्राकृतिक गैस तो धारवाड़ में नहीं पाई जाएगी क्योंकि आर्कियन क्रम की ये चट्टानें हैं, यहाँ पर मेटलिक आपके ज़्यादातर पदार्थ मिलते हैं। पहला स्टेटमेंट सीधा गलत है। दूसरा अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, कडप्पा श्रृंखला में हीरा कडप्पा में तो नहीं पाया जाएगा, पेट्रोलियम भंडार अरावली में, तो ये भी गलत है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न पे, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अब देखिए मित्रों, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अगर आप 0 से लेके 180 तक की पूरी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री का विषुवत रेखा भी इसमें काउंट होगी, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 181। और आप लोग जानते हैं कि जो आपका ध्रुव है, दोनों ही नॉर्थ और साउथ जो आपके पोल हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ आपके पोल हैं, ये पॉइंट फॉर्म में है। इसको आपके कभी भी आपके अक्षांश के तौर पे कैलकुलेट नहीं किया जाता इसको, क्योंकि ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों पॉइंट आपके जो हैं, आपका देखिए 180 हो गया और 0 वाले को मिला के +1 आपके 181 हो गए, और ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के पॉइंट आप घटा दीजिए तो 179 आपके सामने आंसर आ जाएगा। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। अब देखिए ये एक टफ क्वेश्चन था, इसको आपने छोड़ देना था। और फिर भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा मित्रों जो सबसे ज़्यादा एक्सेसिव आंकड़ा होता है वो हमेशा गलत होता है। ये मैंने लगभग 95 से 97% तक की इसकी एक्यूरेसी देखी है। कभी भी किसी प्रश्न का एक्सेसिव जो डाटा होता है वो हमेशा गलत होता है। यहाँ पर एक्सेसिव आंकड़ा कितना है, 300, तो ये हमेशा एलिमिनेट होगा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। आपका ऑप्शन यहीं पर ही सही होना चाहिए था। अब ये प्रश्न इसलिए टफ है, देखिए यहाँ पर आपको जो है लगभग सबसे ज़्यादा ऊंचाई 50 मीटर और सबसे कम 25 मीटर के आसपास मिलती है, और इसका जो माध्य है वो आपका लगभग 30 मीटर के आसपास ही निकलता है, इसलिए ये आपका आंसर है। पर ये क्वेश्चन टफ है, मेरी राय में अगर आपका यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो आपको ये प्रश्न छोड़ देना चाहिए था। किस पठार पर कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अब देखिए ये जो कर्क रेखा है आपकी 23.5 डिग्री, ठीक है। अब ये जो कर्क रेखा है और ये जो आपका माध्य वाला टाइम भैया 82.5 आ रहा है। अब ये 82.5 वाले में भैया क्या है कि ये आपका कहाँ पे काटता है, देखिए अब बुंदेलखंड क्षेत्र तो भैया ये कर्क रेखा के आपके पूरा उत्तर में पड़ जाता है, ठीक है। और बाकी जो आपका मालवा वाला क्षेत्र है ये थोड़ा वेस्ट चला जाता है, और तो ये पॉइंट जो है आपका बघेलखंड है।
काफ़ी मतलब शानदार प्रश्न था ये, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ज्योग्राफी खास तौर पे मैप रीडिंग की बहुत अच्छी समझ वाला विद्यार्थी इसे सॉल्व कर सकता था, जो लगातार देख रहा है कि भाई कर्क रेखा के आसपास कहाँ पर किस आपके सिटी की लोकेशन है और कहाँ पे कौन सा पठार है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता? तो देखिए हमेशा ही जो तिब्बत वाली सीमा है वहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ 3 जिले लगते हैं। अल्मोड़ा आपका वैसे भी नीचे है तो ये बिल्कुल नहीं लगता। पर इस तरह का प्रश्न देने का मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। वैसे उत्तराखंड वालों के लिए बड़ा आसान प्रश्न था अगर इस परीक्षा में वो लोग बैठे थे। एल नीनो धारा कहाँ पे प्रवाहित होती है? बहुत सिंपल प्रश्न है, प्रशांत महासागर। मित्रों अभी जो मैंने आपको 50 प्रश्न करवाए हैं, यकीन मानिए इसमें से 30 से 32 प्रश्नों का उत्तर तो आपके लूसेंट महाराज में है। तो आप लूसेंट महाराज को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये किताब अपने आप में बहुत बड़ी है। मैं कहता हूँ कि कभी कभी ये 85 के आसपास प्रश्न आपके सॉल्व करती है और कई बार आपको 40+ प्रश्न ये देती है। तो आप इस किताब को क्यों स्किप कर रहे हैं? जबकि ये किताब सिर्फ आप अगर 2 घंटे भी दें तो 15 दिन में आपकी आराम से सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ 15 दिन आप 2 घंटे नहीं दे सकते अपनी परीक्षा में, आपको देना चाहिए। तो देखिए ये जो हमने प्रश्न संख्या 51 से 100 तक का रिव्यू किया, आपने देखा होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर एक कॉमन सेंस वगैरह सारी चीज़ों को अप्लाई किया है। तो मित्रों ये बहुत ज़्यादा आपका टफ पेपर नहीं था अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपने अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। और इसी पेपर में मैंने देखा है लगभग 3 से 4 मेरे स्टूडेंट थे, लास्ट जो हमारा बीपीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स था उसमें 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 107, 105, 104 ऐसे था। रीज़न यही है कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व किया था। मैं जानता हूं कि 1 से 2 स्टूडेंट को जिन्होंने कहा था सर हमने 25,000 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमने लगभग 150 एमसीक्यूज़ फुल लेंथ के टेस्ट सॉल्व किए हैं। अब इतना सॉल्व करने वाले विद्यार्थी से कॉमन सेंस लेवल पे या जर्नल फैक्ट लेवल पे तो गलतियाँ नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाने पे जो डाटा है वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। इसलिए मैंने हमेशा आप लोगों को सलाह दी है कि अगर आप कर सकते हैं तो आपकी परीक्षा में अभी लगभग 105 दिन शेष हैं, आप कम से कम 100 टेस्ट सॉल्व कर डालिए। आप देखिएगा फिर कितना अच्छा स्कोर आप लोग उठा के आते हैं। मित्रों पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। एक बहुत ही शुरुआती इनिशिएटिव है जिसमें आपके प्रेम और सहयोग की हमें आवश्यकता है। आपका किसी भी तरह का सवाल हो आप लोग मुझे मेल कीजिए, आपके सभी प्रश्नों का आपको सटीक और एक सही जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा।